नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन, आभार, सादर प्रणाम। कक्षा 10 के इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला नंबर 6 में मैं श्रवण कुमार यादव, मेरे प्रिय शिष्यगण, आपका, आपके परिवार का मैं दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, इस्तकबाल एवं खैर मकदम करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो प्रिय शिष्यगण, आज का थाट है कामयाब होने के लिए खास बातों का होना ज़रूरी नहीं होता। कामयाब होने के लिए खास बातों का होना ज़रूरी नहीं होता, परंतु खास लोगों के लिए खास बातों का होना ज़रूरी होता है। तो आपके खास, आपके परिवार के लोग, गुरु, आसपास के लोग, उनके साथ खास समय ज़रूर व्यतीत कीजिए, खास बातों का चर्चा अवश्य कीजिए। आइए हम चलते हैं। इसके पहले सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य की चर्चा कर चुके हैं। पार्ट नंबर 6 में हम आज चर्चा करेंगे मिश्र वाक्य की। ऊपर आप देख रहे हैं, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। इस कोरोना की जंग में दुनिया परेशान है। आज हम पढ़ रहे हैं, एक बहुत सौभाग्य की बात है। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, खूब आप पढ़ोगे, अवश्य बढ़ोगे। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आइए, मिश्र वाक्य। आज हम चर्चा करेंगे मिश्र वाक्य, लेकिन मिश्र वाक्य पर चर्चा करने से पहले हम संयुक्त वाक्य का फिर से थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य कहीं न कहीं मिलते जुलते हैं। उसमें थोड़ा सा जो मामूली अंतर है, उस मामूली अंतर को समझने के लिए संयुक्त वाक्य की भी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। आइए, मिश्र वाक्य नाम से ही इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। मिश्रण मतलब बहुत कुछ मिला हुआ। संयुक्त वाक्य की तरह मिश्र वाक्य में भी दो उपवाक्य होते हैं। मतलब संयुक्त वाक्य में भी दो वाक्य होते हैं। उसे दो उपवाक्य कहिए, दो सरल वाक्य कहिए, दो स्वतंत्र उपवाक्य कहिए, बात ये कहिए। ये समानता है। संयुक्त वाक्य की तरह मिश्र वाक्य में भी दो उपवाक्य होते हैं। अगला, संयुक्त वाक्य में दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। संयुक्त वाक्य में दोनों उपवाक्य क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दोनों प्रधान होते हैं। स्वतंत्र का मतलब किसी पर कोई आश्रित न हो, कोई किसी पर निर्भर न हो। और जब कोई किसी पर निर्भर नहीं होगा, स्वतंत्र होगा, फ्रीडम होगा, तो क्या वही प्रधान होगा, मेन होगा। अर्थात हम कह सकते हैं दोनों उपवाक्यों में से कोई किसी पर आश्रित या निर्भर नहीं होता। आश्रित कहें या निर्भर, बात एक ही है। मतलब किसी पर डिपेंड नहीं होता। यह बात आपको समझ में आई? समझ में आई होगी, क्योंकि संयुक्त वाक्य इसके पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एक बार और, संयुक्त वाक्य की तरह मिश्र वाक्य में भी दो उपवाक्य होते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। संयुक्त वाक्य में दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, अर्थात दोनों प्रधान होते हैं। मतलब किसी पर कोई निर्भर नहीं होता। अर्थात दोनों उपवाक्यों में से कोई किसी पर आश्रित अर्थात निर्भर नहीं होता। ये संयुक्त वाक्य की परिभाषा है मिश्र वाक्य पढ़ाने से पहले, तभी आप मिश्र वाक्य समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल भी है संयुक्त वाक्य का। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और तुम जोर जोर से टेप बजाकर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एक वाक्य हो गया।
ए अव्यय है, बीच में अव्यय समुच्चय बोधक लगा होता है। तुम जोर जोर से टेप बजाकर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। पहला ए संयुक्त वाक्य जिसे सरल वाक्य कहेंगे, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये भी स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब उस पर कोई किसी का दबाव नहीं है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अर्थात कर्ता यहाँ स्वतंत्र है और ये भी स्वतंत्र है। तुम जोर जोर से टेप बजाकर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो अर्थात टेप बजाने वाला जो जोर जोर से बजा रहा है वो भी स्वतंत्र है, किसी का किसी पर दबाव नहीं है, लेकिन पढ़ाई में डिस्टर्ब होने की वजह से ये उससे कह रहा है। ठीक है, तो दो स्वतंत्र वाक्य हैं, कोई किसी पर निर्भर नहीं है। अगर ये टेप बजाने वाला पढ़ाई करने वाले पर आश्रित होता तो जरूर इसके अंदर डर होता और टेप की वैल्यू धीमा कर देता। मेरी बात समझ में आ रही है? संयुक्त वाक्य की परिभाषा के अनुसार आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा, आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। संयुक्त वाक्यों की तरह मिश्र वाक्यों में भी दो उपवाक्य होते हैं। अब मिश्र वाक्य की परिभाषा हम जानेंगे। ठीक है, संयुक्त वाक्यों की तरह मिश्र वाक्यों में भी दो उपवाक्य होते हैं। दो उपवाक्य मतलब दो स्वतंत्र वाक्य, दो सरल वाक्य। परंतु मिश्र वाक्यों में दोनों उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होते हैं अर्थात दोनों प्रधान नहीं होते, कोई किसी पर निर्भर अवश्य रहेगा। ये संयुक्त और मिश्र वाक्य में अंतर मैं बता रहा हूं आपको। अर्थात दोनों उपवाक्यों में से एक उपवाक्य प्रधान होता है अर्थात एक मेन होता है। ठीक, अर्थात प्रधान होता है या कहें स्वतंत्र होता है, बात एक ही है। तथा दूसरा वाक्य आश्रित अर्थात निर्भर होता है। दूसरा वाक्य क्या होता है? आश्रित होता है, निर्भर होता है। किस पर? प्रधान वाक्य पर। यानी सीधे सीधे हम समझ सकते हैं कि संयुक्त वाक्य में दोनों प्रधान होते हैं, दोनों स्वतंत्र होते हैं, कोई किसी पर निर्भर नहीं होता। लेकिन मिश्र वाक्य में दो उपवाक्य तो होते हैं, परंतु मिश्र वाक्यों में दोनों उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होते। इसमें एक ही प्रधान होता है और एक दूसरे पर निर्भर होता है अर्थात आश्रित होता है। जो प्रधान होगा वो निर्भर नहीं होगा, जो प्रधान नहीं होगा वो निर्भर होगा। ठीक है, आइए प्रधान और आश्रित उपवाक्यों की पहचान हम कैसे करेंगे? प्रधान, अब सवाल ये उठता है कि मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान है और एक आश्रित है, तो हम प्रधान और आश्रित उपवाक्यों की पहचान हम कैसे करेंगे? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यानी जो यह हेडिंग है, इस हेडिंग के अनुसार आपको अर्थ समझ में आना चाहिए, तभी नीचे समझ में आएगा। आइए, प्रधान उपवाक्य के अंतर्गत, प्रधान उपवाक्य के अंतर्गत वाक्य की मुख्य क्रिया का वर्णन किया जाता है। वाक्य की मुख्य क्रिया का वर्णन किया जाता है। अब देखिए, प्रधान उपवाक्य को समझना है तो आपको एक बात स्पष्ट करना होगा कि प्रधान उपवाक्य के अंतर्गत, यानी जो प्रधान उपवाक्य होगा, जो मेन सरल वाक्य होगा, उसके अंतर्गत वाक्य की जो मुख्य क्रिया होगी, जो मेन क्रिया होगी, एक और क्रिया होगी, लेकिन प्रधान उपवाक्य के अंतर्गत वाक्य की एक मुख्य क्रिया होती है जो मेन होती है, उसी का वर्णन कर दिया जाता है। इस तरह से हम प्रधान उपवाक्य को पकड़ सकते हैं। यानी प्रधान उपवाक्य वह होगा जिसमें वाक्य की मुख्य क्रिया का वर्णन किया जाएगा, अर्थात मुख्य क्रिया की बात कर रहा है। अर्थात मिश्र वाक्य में दो क्रिया होगी, एक मेन क्रिया होगी। अगर मेन क्रिया जिस सरल वाक्य में वर्णन किया गया है वही प्रधान उपवाक्य होगा। आगे एग्जाम्पल भी देकर मैं बताऊंगा। अब देखिए, आश्रित उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे? आश्रित उपवाक्य प्रायः अर्थात अधिकतर
निम्न समुच्चय बोधक अवयवों से शुरू होते हैं। यानी आश्रित उपवाक्य की पहचान हम ऐसे करेंगे कि वह कुछ समुच्चय बोधक अवयवों से शुरू होता है। यानी आश्रित उपवाक्य शुरू होने से पहले क्योंकि लगा हो सकता है, यदि लगा हो सकता है, और लगा हो सकता है, कि लगा हो सकता है, तभी, जो, जहां, जब, तब या तब रहेगा या तो रहेगा। अगर आदि समुच्चय बोधक अवयवों से आश्रित उपवाक्य की शुरुआत होती है। यानी प्रधान और आश्रित उपवाक्यों की पहचान करना आप सीख गए तो समझ जाइए कि मिश्र वाक्य में कौन प्रधान उपवाक्य है और कौन आश्रित उपवाक्य है। बड़ी आसानी से आप पकड़ लेंगे। समुच्चय बोधक, इनमें से कोई भी समुच्चय बोधक की शुरुआत अगर उस वाक्य के पहले हो रही है तो समझिए वो आश्रित उपवाक्य है। अब प्रधान उपवाक्य में वाक्य की मुख्य क्रिया यदि है तो वो प्रधान उपवाक्य है। आइए एग्जाम्पल से हम और स्पष्ट करेंगे। एग्जाम्पल है, जो मैकेनिक बिजली ठीक कर रहा था उसे करंट लग गया। यहाँ गया है। जो मैकेनिक बिजली ठीक कर रहा था उसे करंट लग गया। इस उदाहरण को पढ़ने से पहले दिमाग में आप बैठाइए कि मिश्र वाक्य की परिभाषा क्या है। मिश्र वाक्य की परिभाषा ये है कि दो उपवाक्य होते हैं, दोनों स्वतंत्र नहीं होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान उपवाक्य की परिभाषा मैं बताया हूं कि वाक्य की मुख्य क्रिया का उल्लेख होता है, ठीक। और आश्रित उपवाक्य क्योंकि, जो, तब, जब, जहां, तब, तो आज से शुरू होता है। तो यहां देखिए, जो से शुरू हुआ है। जो मैकेनिक बिजली बना ठीक कर रहा था, एक वाक्य हो गया, ठीक है। आइए, जो से शुरू हुआ है। जो से, क्योंकि, तो, अगर, यदि से शुरू हो तो समझ जाइए कि वो आश्रित उपवाक्य। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। और जो इसमें क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। ये दो चीजें क्लियर हो रही हैं। अर्थात आश्रित उपवाक्य आप पकड़ लिए। अब प्रधान उपवाक्य, अगर आश्रित ही उपवाक्य यदि आप पकड़ लिए तो अगर एक क्लियर हो गया तो एक तो उसमें से प्रधान उपवाक्य ही होगा, लेकिन उसको भी जानते हैं। अब देखिए, ठीक कर रहा था, ठीक करना ये भी एक क्रिया है, लेकिन वाक्य की मेन क्रिया क्या है, उसे करंट लग गया। करंट लगना मुख्य क्रिया है, क्योंकि करंट लगने से वो मर भी सकता है। ठीक करना एक सामान्य बात हो गई, लेकिन करंट जो लग रहा है वो मुख्य क्रिया हो गई। अगर यहां मुख्य क्रिया का उल्लेख है, वाक्य की मुख्य क्रिया है, करंट लग गया, इसका मतलब ये क्या है, प्रधान उपवाक्य है। तो दोस्तों, इस आश्रित उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य को समझाने के लिए हमने अपना पूरा प्रयास किया है कि आप बेहतर तरीके से समझ जाए, बहुत ज़्यादा आप भ्रमित न हो। गुरु का काम ही होता है शिष्य को सही डायरेक्शन देना और 100% ईमानदारी से पढ़ाना, और शिष्य का भी उतना ही दायित्व बनता है। जितना गुरु एक्शन लेता है उतना शिष्य भी एक्शन ले, तो एक्शन रिएक्शन होता है। आइए, विशेष क्या है, विशेष हम जानते हैं। विशेष का मतलब कुछ खास। मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य तथा अंत तीनों ही स्थान पर आ सकते हैं। अर्थात मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य होता है जिसकी शुरुआत जो, क्योंकि, तो, यदि से शुरू होती है, ठीक है। यह आश्रित उपवाक्य अगर कोई वाक्य है तो किसी के आरंभ में ही आ सकता है, शुरू में आ सकता है, मध्य अर्थात बीच में भी आ सकता है आश्रित उपवाक्य,
और अंत अर्थात बिल्कुल लास्ट में भी आ सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अर्थात मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य वाक्य के शुरू में आ सकता है, वाक्य के बीच में आ सकता है, वाक्य के अंत में आ सकता है। आइए तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ में कैसे आता है। आश्रित उपवाक्य वाक्य का प्रारंभ में आना, आश्रित वाक्य का अर्थात उपवाक्य का आरंभ में आना कैसे आता है। देखिए एक एग्जाम्पल मैं दिया हूं, जो लड़का यहाँ आया था वह बहुत बीमार है। ठीक है, तो जो लड़का, आश्रित उपवाक्य की पहचान हम कैसे करेंगे? जिस वाक्य की शुरुआत जो, क्योंकि, तो, यदि, तब, जब, जहां से शुरू हो वो आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य आप पकड़ लिए, ये दिखाया गया एरो से। अब प्रधान उपवाक्य कैसे पढ़ेंगे? वाक्य की मुख्य क्रिया आना, यहां देखिए यहां भी एक क्रिया है आना, आया था, यहां भी एक क्रिया है बहुत बीमार है। ठीक है, बीमार होना भी एक क्रिया है, बहुत बीमार होना भी एक क्रिया है, लेकिन ये वाक्य की मुख्य क्रिया है क्योंकि बीमार है। ठीक है, बीमार है, वाक्य की मुख्य क्रिया यहाँ एरो से दिखाया गया, इसलिए प्रधान उपवाक्य है। तो मैं ये यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि आश्रित वाक्य आरंभ में भी आते हैं। आरंभ का मैं एक एग्जाम्पल दे दिया, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ आश्रित वाक्य का मध्य में आना। आश्रित उपवाक्य बीच में कैसे आता है? देखिए वह लड़का, वह लड़का, ये सामान्य सी बात है, किसी लड़के के बारे में बताया जा रहा है। जो कल यहाँ आया था, ये आश्रित उपवाक्य है परंतु ये बीच में आया है। कैसे हम पकड़े? क्योंकि जो से शुरू हुआ है। जो कल यहाँ आया था बहुत बीमार है, ये वाक्य की मुख्य क्रिया है, ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ये जो समुच्चय बोधक अव्यय है और एक सामान्य सी बात है, इशारा किया जा रहा है, सांकेतिक। मेरी बात समझ में आ रही है? आना चाहिए। आश्रित उपवाक्य का अंत में आना, आश्रित उपवाक्य अंत में भी आता है। देखिए वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था। जो कल यहाँ आया था, जो से शुरू हुआ, इसलिए यह आश्रित उपवाक्य है। ये पूरा आश्रित उपवाक्य है और जो क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। और बहुत बीमार है, ये वाक्य की मुख्य क्रिया है, वाक्य की मुख्य क्रिया है, इसलिए प्रधान उपवाक्य है और वह लड़का संकेत किया जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? राइट? आइए तो ये हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बिल्कुल कीजिए। लिंक है पीएम फाउंडेशन। पीएम फाउंडेशन जैसे यूट्यूब पर सर्च करेंगे, पहली जो पीएम फाउंडेशन के नाम से होगा वही हमारा चैनल है। और हर वक्त हर समय वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि सब्सक्राइब और उसके बगल में बेल की जो घंटी है उस पर क्लिक करेंगे और उसमें 3 ऑप्शन आएगा, ऑल पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी वीडियो हमारी बनेगी आप तक पहुंचेगी। तो हिंदी व्याकरण की इस अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है, वक्त है, लेकिन विदा लेने से पहले आपको होमवर्क भी देना जरूरी है। आज का होमवर्क रहेगा मिश्र वाक्य से आप क्या समझते हैं। मिश्र वाक्य से आप क्या समझते हैं? मिश्र वाक्य का उदाहरण दीजिए। मिश्र वाक्य की परिभाषा लिखना है और मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल देना है। और दूसरा क्वेश्चन है संयुक्त और मिश्र वाक्य में मूलभूत अंतर क्या है। अर्थात संयुक्त और मिश्र वाक्य में अंतर जो है उस अंतर को हमें आप बताएंगे। और आपसे मुझे एक शिकायत है कि सभी बच्चे होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, न कि कक्षा 9 के हैं, सामने बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो ज्ञान की दुनिया में गोता लगाने के लिए अवश्य आप होमवर्क कंप्लीट करें। तो हिंदी व्याकरण की इस अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है, वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।